नतीजे आ चुके हैं। एनडीए की सुनामी में विपक्ष जैसे उड़ सा गया है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सुबह से दिन भर 40 मतदान केंद्रों पर भीड़ जुटी थी। अब सारी राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर सिमट आई है। पार्टी ने पोस्टर जारी कर ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। इसके बाद नीतीश संजय झा और अशोक चौधरी से मिले, फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनसे मिलने पहुंचे। साफ है, फिर एक बार नीतीश सरकार। वही प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। नीतीश कुमार देश के पहले सीएम है जो 10वीं बार सीएम बनने वाले हैं, लेकिन बिहार की बम्पर जीत के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो बिहार में भगवा इस कदर छाया कि जिस लालटेन को इस चुनाव में एलईडी की तरह चमकना था, उसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा मध्यम हो गई है। 28 अक्टूबर को तेजस्वी ने खुद को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट करार दिया था। 13 नवंबर को उन्होंने बतौर सीएम अपने शपथ ग्रहण की तारीख तक का ऐलान कर दिया। लेकिन जब ईवीएम का पिटारा खुला तो विपक्ष के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। बिहार चुनाव में हार से आरजेडी बेजार है। पार्टी नेता शक्ति सिंह यादव का कहना है ये ईवीएम की सुनामी है। देखिए, बिहार के जो चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में बड़ा ही भयावह होने वाला है और बिहार का भला भी भगवान ही करेंगे। बिहारी बाहर जाके पिटते हैं, बिहारी 2 जन की रोटी के लिए जिल्लत सहते हैं, लेकिन जो धरातल पर जो जन सैलाब था और मतों में तब्दील न होना, ये ईवीएम की सुनामी है। और ये बात पहले ही से आशंका थी, वही हुआ है। कांग्रेस की स्थिति तो और भी बुरी है। लोकसभा में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास नेता प्रतिपक्ष का ओहदा है, लेकिन बिहार में दहाई के आंकड़े से भी दूर इस बार नेशनल पार्टी कांग्रेस लोकल पार्टी बनकर रह गई है। पार्टी अपनी हार का ठीक रहा दूसरों पर फोड़ रही है। चुनाव आयोग और वोट चोरी के नाम पर पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने संजय यादव और कृष्णा लाबरू को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस कहाँ चूक कर गई, सब तो जब मीटिंग उटिंग में सब लोग बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब पता चलेगा। अभी तो नीतीश जी को फिर से बधाई, एनडीए गठबंधन को बधाई। गिरिराज सिंह तो विशेषज्ञ आदमी हैं ही, उनके बात को कौन काट सकता है। नहीं, ये सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट है। तो इससे चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब कुछ करने की स्थिति होगी। बिहार चुनाव के कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बने हैं, वही हालात बिहार में है। जिस प्रकार से ये धनबल का प्रयोग करते हैं, लोग कल्पना नहीं कर सकते। चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है। चुनाव चलते हुए 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। चुनाव आयोग को क्या हो गया है? राजस्थान में चुनाव की घोषणा के बाद पेंशन मिलना बंद हो गई थी, वहाँ सब जारी रहा है। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच नहीं है। ये ज्ञानेश कुमार और भारत की जनता के बीच सीधी लड़ाई है। ज्ञानेश कुमार बिहार की जनता के खिलाफ कामयाब होते दिख रहे हैं। वहीं उदित राज ने तंज कसते हुए कहा कि एसआईआर जीत की तरफ बढ़ रही है। ये बीजेपी या एनडीए की जीत नहीं, बल्कि एसआईआर की जीत है। बिहार में एनडीए की जीत इतनी बड़ी है और महागठबंधन की हार इतनी करारी है कि इसकी व्याख्या करने और पूरी तरह से समझने में वक्त लगेगा। फिलहाल तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एनडीए अपनी बात आवाम तक पहुंचाने में बेहद कामयाब रहा है। वहीं महागठबंधन चुनाव आयोग और नीतीश सरकार की खामियां ढूंढते ढूंढते कहीं न कहीं निगेटिव नरेशन में उलझ कर रह गई है। जनता का भरोसा जीत नहीं पाई। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो फिर से नीतीश सरकार, 25 से 30 नीतीश सरकार एक नारा दिया गया था और वही नारा बिहार में जमीनी स्तर पर देखने को मिला है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस को कहां गलतियां रही, आरजेडी ने जो वादे किए हैं उस वादों पर क्यों वहां के आवाम ने भरोसा नहीं जताया। तमाम
मसलों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हमारे ख़ास मेहमानों से। एक ख़ास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पहले मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं से जाने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रचंड एनडीए की जीत का सहरा किसके सर पर जाता है और महागठबंधन की हार की जिम्मेदारी कौन लेता है। तो हमारे साथ दीनदयाल बनवाल जी हैं, बीजेपी के नेता। दीनदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कुंदन धन्यवाद। तिवारी जी हमारे साथ, चुनाव या राजनीति के विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है आपका कुंदन जी। सुनील सिंह साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है सुनील सिंह साहब आपका। कुंदन जी से हम सबसे पहले मुखातिब होंगे कि कुंदन जी लगातार एक्टिव रहे इस चुनाव में और बहुत आंकड़े भी इन्होंने जुटाए हैं। कुंदन जी, बात आपसे जब चुनाव के दौरान भी हो रही थी तो आपने इस तरफ इशारा किया आपने कहा था कि एनडीए की सरकार बनने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन इतने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार, क्या वो चीज़ है जो वहाँ की आवाम को हिट कर गई, महागठबंधन के साथ के साइड से वो कमी रह गई? देखिए, इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया था, मैनिफेस्टो पे लोगों ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैनिफेस्टो के जो 10 लाइन्स हैं उसमें से कोई भी लाइन ऐसा पूरा करने वाला लाइन नहीं था। उसका मैनिफेस्टो का 3 फाड़ हो गया। कांग्रेस कुछ और कह रही है, कांग्रेस नौकरी के अलावा उनके जो अलग अलग नेता हैं, जैसे अशोक गहलोत आए तो उन्होंने ये नौकरी वाला नारा को डिक्लाइन कर दिया। अच्छा। कन्हैया कुमार कहते हैं कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो अब जब इनके आपस में कम्युनिकेशन हुई तो कम्युनिकेशन में पता चला कि इनकी इवन सीपीआई माले के एक नेता हैं संदीप सौरभ जी ने, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके हैं साहब, उन्होंने बोला साहब बात ऐसा है कि ये जो मैनिफेस्टो है मेरा मैनिफेस्टो अलग होगा। तो जब मैनिफेस्टो को लेकर आपस में चर्चा अंदरगुनी वहां पे ग्राउंड पे बढ़ा, बड़े न्यूज में इतना नहीं दिखाया गया उसको, लेकिन लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। अब लोगों ने मीम बनाना, तंज कसना चालू किया कि अगली बार तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे या कुछ अगर जीतने के लिए लाभान्वित करेंगे तो कह देंगे एक एक हेलीकॉप्टर हर घर और एक एक हेलीपैड दिया जाएगा या सोने का घर भी दिया जा सकता है। क्योंकि जो भी सेक्शंस वो कर रहे थे ना, वो फाइनेंस से मैच हो रहा था, ना किसी कम्युनिकेशन से मैच हो रहा था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था टिकट बंटवारे को लेकर। आप ही के 2-2.5 महीने पहले मैं इसी टीवी डिबेट से जाकर मैंने बोला था कि 2 महीने बाद आपको मिलूंगा, मैं ग्राउंड पे जा रहा हूं। तो बोला था कि टिकट बांटने में आरजेडी या महागठबंधन फेलियर होती है, जो कि बहुत बड़ा फेलियर दिखा, ये तो सबको दिखा। यहां तक कि इन्होंने 20 सीटों पे फ्रेंडली मैच कर लिया। फ्रेंडली मैच क्या होता है? क्रिकेट थोड़ी ना खेल रहे हैं, अब यहाँ पे गली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने सेगमेंट डिवीजन कर लिया। जब तेजस्वी यादव ने अपनी सीट से 51 यादव को सीट दे चुका था, उसके बाद भी अपने दूसरे अलाइंस पे दबाव बना के करीबन 20 सीटें और मांगी। 20 नहीं, 17 सीटें मांगी। 18 सीटें मांगी। क्या जरूरत था दबाव बनाने का? वहीं मुस्लिम कम्युनिटीज का वोट बैंक जो सिनेरियो था उसके हिसाब से उनकी सीटें कम कर दी गई पिछले बार से, उनको 29 सीटों में रोक दिया गया। उसके अलावा भी इनके गठबंधन के सेगमेंट में इन्होंने एक्सचेंज खेला। कांग्रेस को भेज दिया आरजेडी के पास लड़ने, आरजेडी को भेज दिया कांग्रेस का पढ़ने। मतलब जितना एक्सपेरिमेंट हो सकता था एक पॉलिटिक्स में, इन 3 महीनों में इन्होंने बस यही किया ग्राउंड पे जाने के अलावा। मैंने एक आंकड़ा बताया था आपको, कांग्रेस के नेता आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, होटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस या सदाकत आश्रम जाते थे। आप समझिए कि भाजपा ने, मैं पार्टी का कोट कर रहा हूं, 29 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे चुनाव तक, इन्होंने 232-33 पार कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक एक नेता इनके, चाहे प्रभारी रहे हो, चाहे इनके अशोक गहलोत जी रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ से जो भी प्रदेश हो, एमके स्टालिन आए, या मैं नेता गिना सकता हूं कि इन्होंने कितने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बाकायदा। तो ये ग्राउंड पे नेता नहीं गए। ऊपर से साउथ इंडियंस ने जो गाली दिया था एमके स्टालिन और वहां के सीएम ने, आपके तेलंगाना के सीएम ने, ये भी बहुत भारी पड़ा। जब लोगों ने उन सीएम को वहां पे रोड में रैली करते हुए देखा तो इंडियन सोशल मीडिया में पुश चलने लगा अचानक से कि भाई जो गाली दे रहा है वो कांग्रेस लेके इनको यहां पे क्यों आ रही है। तो ये सारे सेगमेंट्स थे जो कि एक साथ वो दिखा नहीं, पर वेव के अंडर करंट पे चल रहा था। और जहां तक बात है जंगल राज की, देखिए जंगल राज एक पॉइंट हमेशा होता है, पर उसको बहुत अब कैटेगराइज के तौर पे नहीं लिया सकता। इलेक्शन जिस तरह से एनडीए लड़ती है, 5 सालों का इलेक्शन लड़ती है, 3 सालों का इलेक्शन लड़ती है, उसी प्रकार ये इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। ये मतलब अब बरसाती मेंढक की तरह 3-4 महीने इलेक्शन लड़ते हैं, जबकि इनका डिवीजन पहले क्लियर होना चाहिए था, सीट बंटवारा। ये सीट बंटवारा पे भी इतना देरी कर देते हैं। तो इनका जो राइट ऑफ कम्युनिकेशन या मेहनत है दिखता नहीं। रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव में भीड़ जुटाना, इसको मेहनत नहीं कहते हैं। मेहनत असली ग्राउंड पे होता है। इनके जो भी बड़े नेता हैं भाजपा के, वो ग्राउंड पे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, प्रभारी आए, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मेंद्र प्रधान ने, फिर विनोद तावड़े जी के साथ ग्राउंड पे चले गए। विनोद तावड़े अलग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिवीजन दिखता है। पर कांग्रेस के इतने बड़े नेता आने के बावजूद पवन खेड़ा पटना में ही मौजूद थे। क्यों? अब वो बोल रहे हैं सीसीटीवी बंद है, फलना बंद है। अरे उनको जाके ग्राउंड पे
कैडर पे काम करना चाहिए। कांग्रेस के खुद नेता कह रहे हैं, सारे जो लड़ रहे हैं, कि हमारे पास बूथ एजेंट्स नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से मैक्सिमम लोग से बूथ एजेंट की वो डिमांड की, हमारा बूथ एजेंट पूरा किया जाए। अरे आप बेसिक चीजें तो पॉलिटिक्स की पूरी करिए, तब तो चुनाव जीतेंगे। तो बेसिक पॉलिटिक्स से महागठबंधन दूर रही, ये सबसे बड़ा हार का कारण है। चलिए सुनील जी, जो कुंदन जी कह रहे हैं न्यूट्रल है, ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के, ना आरजेडी के, ना लेफ्ट के, तो इनकी बातों पर तो तवज्जो देना बनता है। जो आंकड़े भी पेश कर रहे हैं, 232 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोगों के नेताओं के द्वारा किए गए और बीजेपी के नेताओं के द्वारा 29 मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जमीनी स्तर पर ज़्यादा दिखने वाले जो नेता रहे वो बीजेपी के एनडीए के नेता रहे। और पूरा एनडीए की अगर बात करें तो 78, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 78 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए ना कुंदन जी? हाँ, 79 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और आपके अकेले कांग्रेस के 232। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस को आप बात बता रहे हैं, जमीन पर आप दिखे नहीं, नतीजा देखिए बिहार का क्या हो गया। सर्वप्रथम तो बिहार के सम्मानीय मतदाताओं को 7 करोड़ 42 लाख जो मतदाता हैं, उन्होंने एनडीए के पक्ष में अपना निर्णय देने का काम किया है। कांग्रेस परिवार की ओर से उनका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं। और बिहार के चुनाव में देश के सभी मीडियाकर्मी, बिहार के पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल और बिहार के मतदान केंद्र पर मतदान कराने वाले मतदान कर्मी, सभी ने सफलतापूर्वक मतदान कराया। सभी को कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। बिहार की जनता को बहुत शुभकामना। सरकार बनेगी, सरकार बनने के कगार पर है, सरकार पूर्ण बहुमत में है, एनडीए की सरकार बनेगी। अब कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन कहाँ कहाँ चूक किया, टिकट बंटवारे में चूक किया, सीट बंटवारे में चूक किया, इन जहाँ जहाँ भी चूक हुआ है, अब समीक्षा का समय है। पार्टी इस पर समीक्षा करेगी, गंभीरता के साथ समीक्षा करेगी और कहीं ना कहीं समीक्षा के बाद में आप एक संघर्ष की ओर पार्टी जाएगी। लेकिन हार का कारण क्या क्या हो सकता है, इस पर जरूर पार्टी गंभीरता के साथ चर्चा करेगी। और अभी आने वाला जो समय है उस पर मैं यह कहूं कि हमारे पार्टी के नेताओं ने वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। एक हमारा मीडिया, श्री पवन खेरा जी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन हैं और उनकी जो जिम्मेवारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। और हमारे महागठबंधन के भी सभी साथी जमीन से जुड़े हुए थे, जमीन पर काम कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के साथी हो, आरजेडी के साथी हो, हमारे संगठन के भी सभी साथी वहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन एक सरप्राइजिंग यह है, बड़ा आश्चर्य यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी चुनावी सभा में यह कह रहे थे कि हम 200 पार जाएंगे, 200 के आसपास में आएंगे। कैसे इनको पता चल गया, किस तंत्र से पता चल गया, ऐसा क्या तंत्र इन्होंने, जब उस राज्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के यहां पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं। 20 वर्ष बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही है, वहां पर एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया। एक भी मोदी जी ने वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दिया, एक भी आईआईएम नहीं दिया, एक भी आईआईटी नहीं दिया, एक भी वहां पर ये सब का अब कोई औचित्य है कि अब ये तो आप लोग लगातार आरोप लगाते आए हैं। देखिए उसके बावजूद जनता ने नहीं माना आप लोगों की इन बातों को। कैसे, वही तो मैं बोल रहा हूं, नीतीश का मॉडल विकास लेवल, यह कॉन्फिडेंस लेवल कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का काम कर रहा था कि हम 200 के पार जाएंगे, यह लेवल कैसे काम कर रहा था, कैसे बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं कैडर है, फीडबैक मिला होगा उनको, फीडबैक लिया होगा जो आप लोग नहीं कर पाते हैं। आप घाटशिला में आपके कितने नेता गए हैं, आप नाम नहीं बता पाएंगे जो बड़े नेता। देखिए उपचुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंक दी, दूसरे राज्यों से आके वहां पर नेता जो है माफ कीजिएगा, बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए वो पूरा दमखम लगा रहे थे। आप वहां से भी गायब नजर आ रहे। हेमंत सोरेन की नजरों में भी आप हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने डायरेक्टली नहीं, लेकिन सुप्रीम भट्टाचार्य ने तो कह दिया कि चुनावी नतीजे के बाद हम समीक्षा करेंगे, समीक्षा होगी। अब उन्होंने कहा कि अगर हारते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी। अब तो जिम्मेदारी ठिकरा पे फोड़ेंगे और घाटशिला का भी उदाहरण देंगे। सारिक जी, घाटशिला में मैं स्वतः भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में था, पूरा संगठन घाटशिला में काम कर रहा था। हमारे प्रदेश के मंत्री राधा किशोर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश जी, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारा पूरा प्रभु शिवम का जो हमारा जिला संगठन है, वो सब लोग वहाँ पर लगातार 4 दिन हम लोग कैंप किए हुए थे। स्वतः मैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ वहाँ पर काम कर रहा था, जमीन से जुड़े हुए थे, आरजेडी के भी लोग काम कर रहे थे। तो आप यह भी देखें कि जब घाटशिला की जब बात आपने छेड़ा है, तो आप देखिए कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी
श्री बाबूलाल मरांडी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और चंपई सोरेन जी बहुत प्रयास किए कि इस सीट को हम जीत ले और जीत के आदिवासी नेता के रूप में स्थापित। तो आपको पता है कि कोल्हान में 9 सीट आदिवासी के लिए आरक्षित है और 8 सीट पर आपका महागठबंधन की जीत है, मात्र 1 सीट पर चंपई सोरेन जीते। और आज पुनः उनका बेटा आदरणीय रामदास सोरेन जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो 23,000 वोट से जीते थे 24 के चुनाव। उपचुनाव होता है तो उनका बेटा आपका सोमेन चंद्र सोरेन जी जीत रहे हैं आपका 38,000 वोट से। तो यह संगठन महागठबंधन का अधिकृत महागठबंधन वहां पर काम करने का काम किया है और बिहार में भी बहुत मजबूती के साथ काम किया है। अब चूक हुआ है, हार हुई है, इस हार को लोकतंत्र में हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे। चलिए दीनदयाल बनवाल जी का रुख करते हैं। दीनदयाल जी बड़ी जीत आप लोगों की हुई है और इससे पहले भी टीवी डिबेट में आप आए थे, आपने दावा किया था कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वो आपके दावे आज दिख रहे हैं, आंकड़ों में दिख रहे हैं। क्या लगता है कि कौन से वो मुद्दे हैं जो करेक्ट कर गई जनता में, आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए और जनता को आप लोगों पर विश्वास हुआ और वो वोट में तब्दील हुआ? सबसे पहले मैं बिहार की जनता, देवतुल्य जनता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जेडीयू के और अन्य समर्थक दलों के नेताओं का सभी को मैं अभिनंदन और बधाई देता हूं। इब्राहिम भाई, चुनाव में 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने पहले भी डिबेट में बताया था कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 150 प्लस सीटों से जीतेगी। देखिए 20 वर्षों का शासन रहा भारतीय जनता पार्टी और 1-8 साल इधर उधर छोड़ दिया जाए तो करीब 20 सालों का शासन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का रहा। जनता को भरपूर वह मिला जो जनता चाहती थी। सबसे पहले तो एक जंगल राज का जो टैग लगा हुआ था बिहार पे, हर बिहारी अपने आप को बिहारी बोलने से डरता था, वहां से अब सम्मान के साथ अपने आप को बिहारी बोलता है, वहां से शुरुआत हुई। दूसरी बात, मोदी जी पर बिहार की जनता ने पूरा विश्वास किया कि अगर वो साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी कार्य करने वाले हैं, लेकिन उनका भरपूर सपोर्ट और जो अच्छे कार्य हैं सभी में बढ़ावा देने के लिए, मिलकर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं मोदी जी बिहार के साथ रहेंगे तो बिहार का बढ़ना तय है। यह दोनों फैक्टर काम किया। तीसरा, मैं पहले भी डिबेट में बोला था कि एक बार जब भरपूर दबाव के बाद जब यह तय किया गया, कांग्रेस ने तय कर दिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेंगे, तो वहीं पे उनकी हार तय हो गई। चूंकि जनता को 7.5 करोड़ जनता को यह लगने लगा कि अरे ये तो फिर से 2000 वाला शासन आने जा रहा है। उनका बेटा बाप का किया हुआ कार्य बेटा पूरा करता है, कुछ रह गया होगा जंगल राज में तो वो आएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि ये ब्लंडर मिस्टेक हुआ है उन लोग से और कांग्रेस समाप्ति की ओर रहेगी उनके कारण। क्योंकि जैसे ही उन्होंने घोषणा किया, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, उनको लगने लगा कि जंगल राज फिर से आ जाएगा। उनके जो नेता थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयानबाजी करना शुरू किया। तो जनता का विश्वास किसी भी हालत में महागठबंधन पे नहीं रहा, किसी भी हालत में नहीं। जितने भी उन्होंने घोषणा पत्र में डाला, सब लगा कि ये तो सब बेकार का है, जीतने के लिए या कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इतना दिया जा रहा है। परंतु दूसरे साइड मोदी जी और नीतीश जी पे जनता ने पूर्ण विश्वास किया। उनको लगा कि ये लोग अनर्गल बात नहीं करते हैं, जो करते हैं वो दिखता है और वो पूरा भी करने वाले हैं। क्योंकि कमिटमेंट का पूरा मोदी जी भी हैं और नीतीश जी भी हैं। तो यह जोड़ी एकदम से हिट हुई बिहार में। और सच में पूछिए तो हवा की तरह कांग्रेस तो बिल्कुल समाप्त। देखिए आज 14 नवंबर है, नेहरू जी का जन्मदिन में जो कांग्रेस ने नेहरू जी का, आत्मा भी रो रहा होगा
जो कांग्रेस ने उन्हें तोहफा आज के डेट में मिला है, वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे लोगों को आगे बढ़ाया कि आज बिहार से, जहां कांग्रेस बिहार में राज करती थी, आज 2 से 3 सीट में सिमट गई है। तो कुल मिला के कांग्रेस का नहीं, थोड़ा सा मान रहा कि 6 सीट है। नहीं हम 6 सीट आपको में आ गए। कांग्रेस 6 सीट में थोड़ा अरे भाई सिंगल डिजिट में आ गई है। चलिए कोई बात नहीं है, सिंगल डिजिट में आ गई है। हाँ, सिंगल तो डिजिट आप में। एक चीज बताइए इब्राहिम जी, क्या सिंगल डिजिट के लिए इन्होंने इतना प्रयास किया था? निश्चित तौर पे नहीं किया था। तो जब आप गठबंधन करेंगे जंगल राजी से, जब आप गठबंधन ऐसे करेंगे, एक ऐसा लड़का के साथ कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। कुंदन जी संक्षेप में निश्चित तौर पे रखिएगा। ये होना ही था जो हुआ। जी, मैं फिर से वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर आंकड़ों में बात करना विश्वास रखता हूँ। जो बेसिकली एज ग्रुप 60 के ऊपर था, उनका मानना था जंगल वाला कंसेप्ट। लेकिन जब भाई रोजगार की बात आई ना, तो आप जेपी पर चले जाइए। मैं गिना देता हूँ, पूरा बिहार घूम के आया हूँ। 15 से बिहार में इलेक्शन सेगमेंट्स में काम कर रहा हूँ। बिहार पूरा देश घूमा, लेकिन बिहार में 15, 20 या 25 बिहार बहुत बदला है। बिहार में जेपी पद पे चले जाइए, 450 दुकानें हैं, जहां पे अलग मूवमेंट नगर निकाय ने बना रखा है, जहां पे आपको गुमटी ठेला अलग रोजगार लगाया है। उसी जेपी पद से आप 10 किलोमीटर दाहिना और राइट से कम से 11 फैक्ट्रीज मिलेगी। रबर स्टैम्प की फैक्ट्री, रबर की फैक्ट्रीज मिलेगी, मतलब बहुत सारे फैक्ट्रीज मिलेगी, एल्युमिनियम की फैक्ट्रीज मिलेगी छोटे एक्सपोर्ट पे। उसके अलावा इन्होंने छोटे छोटे लेवल्स पे, जोनल्स पे, इन्होंने जीविका दीदी का एक गोडाउन्स बना रखे हैं बिहार पे, जो कि अदर स्टेट्स पे नहीं है। आप देखिए, जीविका दीदी अचार पापड़ सेगमेंट सप्लाई कर रही है, ये सब दिख रहा है। ऐसा बात नहीं। महिलाओं का रिजर्वेशन, जो सेगमेंट्स ग्राउंड पे खासकर महिलाओं का दिखा है, जीविका दीदी को 10,000 कंसेप्ट से बहुत बड़ी बात नहीं थी। उनका रिजर्वेशन, उनका रोजगार, क्योंकि एक सेगमेंट में है जब पुरुष बाहर कमाने जा रहा है तो महिला घर पे क्या करेगी, तो उनका जीविका दीदी का कंसेप्ट बहुत काम किया। ये बहुत हद तक सप्लाई में सेगमेंट पाया है। पिछले आईआरसीटीसी के 2 फैक्ट्रीज बने हैं, एक यहाँ पे आपके सारण में, आप चले जाइए दरभंगा में फैक्ट्री बना है। आप पिछले दिनों में 12 से 13, 6-8 महीने 12-13 फैक्ट्री स्टार्ट हुई हैं। पिछले 3 साल में सेगमेंट स्टार्ट हुआ, रोजगार सेगमेंट्स बढ़ा है। हाँ, जितनी बड़ी आबादी बिहार की है, जितना बड़ा डिमांड है, उतना बड़ा पूरा नहीं हुआ, पर जो बदलाव बिहार का दिख रहा है वो नीतीश कुमार के नाम का ही दिख रहा है। जाहिर तौर पर देखिए, आंकड़ों के साथ जब बात होती है ना, कुंदन जी ने बताया कि कौन कौन से फैक्ट्रीज वहां लगी, किस तरह से जीविका दीदियों के हाथों को मजबूत किया जा रहा है। तो यही सब चीजें हैं जो महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि कहां से भाई वोट आ गए। तो वोट यहीं से आ रहे हैं। जिस सेगमेंट के लिए काम हुआ, उस सेगमेंट ने उस चीज को बताया है कि हाँ, उनके लिए काम हुआ, उन्हें सरकार के तौर फायदा पहुंचा, और वो दिखा है। राज छविराज जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता बिहार से जुड़े रहे। राज छविराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राज छविराज जी, बहुत ही प्रदर्शन से आप लोग तो एकदम हताश हो गए होंगे। 6 सीटों पर आप लोग बढ़त बनाए हुए हैं। जब सीट बंटवारे की बात हो रही थी तो मैक्सिमम सीट्स पर आप लोग लड़ने की डिमांड कर रहे थे, और वो बातें बाहर मीडिया में तक आ गई थी। ज़्यादा सीट्स होती तो और ज़्यादा बुरा हाल होता है। अब तो कम से कम 6 सीट में आप लोग बढ़त बना रहे, पर डबल नंबर में आने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, बिहार में कांग्रेस जमीनी स्तर पे कम से कम 1990 से जो स्थितियां बनी रही, तो शुरू से ही कांग्रेस कहीं ना कहीं दिल्ली के नज़र में थोड़ा कमजोर रहा है, और वैचारिक रूप से इतना तटस्थ है बिहार कि बिहार की जनता सभी बातों को समझती है। और आपको भी एक बात इसमें समझना होगा, क्योंकि अभी विश्लेषक हमारे बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे थे कि फैक्ट्रियां लगी हैं, आईटीसी की लगी हैं। खैर, लगी होंगी, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं बिहार में रहने के बावजूद शायद हमारी निगाहों से नहीं दिखती हो। जीविका दीदी की जहां तक बात है, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए पूर्णतः योगदान फैला रही है जीविका दीदी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके अभी दीनदयाल साहब बोल रहे थे कि विकास और डबल इंजन की सरकार और जंगल राज इत्यादि तमाम तरह की चीजें। देखिए, सरकार की विफलता साफ तौर पे झलकती है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री विगत 20 सालों से 25वां साल में एंट्री होने के नाम पे हैं, लेकिन उनकी राजनीति शुरू होती है बाढ़ से, और बाढ़ को जिला बनाने की घोषणा से वो अपने छात्र जीवन से राजनीति शुरू करके यहाँ तक आते हैं। और प्रधानमंत्री बेतिया में कहते हैं पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण की धरती पर यहाँ मिलों का उद्घाटन करूंगा और इसी से चीनी निकालूंगा, चाय बनाऊंगा, पटना विश्वविद्यालय को चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की बात हो, तो सब जगहों पे सरकार खुद डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री पूर्णतः फेल रहे। रह गई बात, जब जनता का माइंडेट आता है तो सिर आंखों पे होता है,
और जनता अगर 70 सालों तक कांग्रेस पे विश्वास जताई है तो आज कहीं ना कहीं अगर अपना मन बदलती है या उसकी भावना किस तरीके से आहत है या उसके मन में क्या कुछ बातें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। ये कह देना कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं तो और आप लोग इन्होंने क्यों इतना नहीं कर समझ दिया पाए? विकास- आप लोगों में, छविराज जी, आप लोग जो कह रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी ने एक भी उद्योग धंधे नहीं लगाए, प्रधानमंत्री ने चीनी मिल की शुरुआत नहीं की, तमाम चीजें आप लोग अभी नहीं, चुनाव शुरू होने से पहले से कह रहे थे। जनता इस बात से क्यों नहीं कनेक्ट कर पाई और आप लोग क्यों नहीं उस नब्ज को समझ पाए? तो कमियां तो आप लोगों की तरफ से है ना। साहब से इसी का जवाब दे देता हूँ। दीनदयाल साहब से पूछना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सी कारण थी कि ठीक चुनाव से एक दिन पहले हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से ट्रेनें खोली जाती हैं? वो कौन सा विशेष सुविधा था? वो कौन सा विशेष सुविधा था कि बगल में हमारा राज्य झारखंड, वहां से एक भी सैनिक हो, सिपाही हो या अधिकारी हो, उनकी बहाली यहाँ नहीं होती है? वो कौन सा कारण था कि बैलेट बॉक्स का जो पेपर है वो सड़कों पे मिल रहा था? वो कौन सा कारण था जिसके लिए हमारे जननायक राहुल गांधी 15 दिनों तक बिहार का दौरा कर करके चप्पे चप्पे पे यह कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़? आखिर वो कौन सा कारण था जिस कारण से महाराष्ट्र में सरकार बनी और वहां पे वोट की चोरी हुई? तो मुद्दा बहुत सारा है। बहरहाल बात जो भी हो, आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज में सक्षम है और पूरा लोकतंत्र में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और ज्ञानेश्वर जी ने जो मदद किया है और चुनाव आयोग महज भाजपा का एक आयोग बन करके बिहार में जिस तरीके से बिहार की जनता को ठगने का प्रयास किया है, इसका जवाब भी जल्द आने वाला है। और आप यह मान के चलिएगा कि विगत हफ्तों में ये सारी जानकारियां आपके सामने होंगी कि कैसे सरकार बनी है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको उदाहरण स्वरूप एक सीट बताता हूं, वजीरगंज, वहां पे उनके कफन के नाम पे उनके प्रत्याशी वोट मांग रहे थे। दूसरी सीट में बताता हूं, सुशासन और महा घोटालों की सरकार, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वो लगातार मांग कर रहे थे लखीसराय से, आज वहां से जीतते हुए दिख रहे हैं। आप खुद समझ लीजिए ना, क्या इतनी सीटें लूज करती हैं? क्या ऐसा होता है कि जो सत्ता में बैठी हुई जेडीयू पार्टी थी और माननीय मुख्यमंत्री बैठे थे नीतीश कुमार जी, उनसे ज्यादा मजबूत स्थिति में 85 आंकड़ों के साथ, 84 आंकड़ों के साथ कहीं ना कहीं आरजेडी ने अपनी भूमिका दिखाई थी पिछले विधानसभा चुनावों में? तो क्या इतना जो रोजगार और जो पलायन की बातें कर रही है विपक्ष, वो साफ ही तौर पे धरातल पे जीरो में सिमट जाती है? ये आंकड़ों का खेल है, ये चुनाव आयोग का खेल है, ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारे का खेल है, जिसको कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है बिहार। चलिए, आरोपों की लंबी फेरिस्त कल भी थी, आरोपों की लंबी फेरिस्त आज भी है, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार की आवाम ने बीजेपी पर, एनडीए पर भरोसा जताया है और प्रचंड बहुमत उन्हें दिया। हम लौटेंगे अब आपके पास, आप जवाब जरूर दीजिएगा दीनदयाल। तो बिहार में एनडीए की जीत की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने छठी मैया और बिहार के मखाने की याद दिलाई। पीएम ने कहा कि बिहार के युवा ने बता दिया है कि उसे वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की जरूरत का एहसास है। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव से चुनाव आयोग पर आम लोगों का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। चलिए, प्रधानमंत्री को आपने सुना। वापस हम अपने मेहमानों के पास लौटते हैं और कुंदन जी का रुख करते हैं। कुंदन जी, दोनों सेगमेंट में यानी महागठबंधन और एनडीए में एक एक पार्टी का आपसे चाहेंगे कि थोड़ा उस पर आप अगर विस्तार से हम लोगों को जानकारी दे पाए तो। एक वीआईपी जो पहले चुनाव शुरू होने से पहले ही घोषणा, जब मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई थी कि तेजस्वी होंगे, वो डिप्टी सीएम घोषित खुद को कर चुके थे, क्या स्थिति रही? और इंडियन क्रिकेट टीम में रविंद्र जडेजा की जो भूमिका है, उस भूमिका में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, मैच विनिंग फॉर बीजेपी एंड फॉर एनडीए।
मुकेश सहनी के मैक्सिमम सीटों पे राजद के कैंडिडेट्स लड़े थे। यहाँ लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। कांग्रेस के मैक्सिमम सीटों पे राजद के कैंडिडेट्स लड़े थे। मैक्सिमम सीटों पे ना 12 से 13 सीटों पे, उसमें से अगर कहेंगे तो मैं सर बता दूंगा, एक आध सीट सिकंदरा है। जमुई वाली सीट से एक व्यक्ति, दोनों भाई मिलकर यहाँ सिकंदरा में आ गए। सिकंदरा के जो एक्स एमएलए थे उनको हटा दिया। खैर जैसे लंबी फेरिस्त हो जाएगी, बताते जाऊंगा। तो आती है वीआईपी वाले सेगमेंट। वीआईपी 2.5% के सेगमेंट्स में थी, लेकिन जब वीआईपी में पुरुषों की बात आई तो पुरुषों ने कहा कि हम देंगे महिला को वोट, पर महिला वोट करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जो सृजन आधार पे उनके दो जो योजनाओं का फायदा उनको डायरेक्ट हो रहा था, मछली पालन वाला, उस योजना का फायदा वो लगातार लेना चाहते थे। तो चाहते थे कि अगर सरकार आएगी, और वीआईपी ग्राउंड सेगमेंट पे नहीं थी। वीआईपी अपने आप को ब्रांडिंग के रूप में दिखा रही है कि हम बड़े लेवल पे हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी वही काम करते थे पहले। भीड़ इकट्ठा करने, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी थी उनकी, वही काम चुनावों में भीड़ इकट्ठा करने का काम करते थे। उस पर वो माहिर है। गांधी मैदान में भीड़ दिखा दिया, एक सेगमेंट दिख गया। पर जब ग्राउंड में कार्यकर्ताओं की बारी आई तो मुकेश सहनी का ग्राउंड में कार्यकर्ता है ही नहीं। आरजेडी ने तो उनके ऊपर हाथ रख के उनके नाव के नीचे पानी डाला है। और जहां बात है चिराग पासवान का एक अच्छी चीज यह है कि कोई भी कौम की बात कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे धर्म हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी कौम उनसे नाराज नहीं है, कोई भी जाति उनसे नाराज नहीं है। जैसे कोई भी पार्टीज आपको बिहार में दिखेगा, कोई ना कोई जाति या कोई ना कोई धर्म किसी ना किसी पार्टी से नाराज है, किसी ना किसी कारण से। चिराग पासवान इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका ना किसी कौम से सेगमेंट है। मुस्लिम्स को भी उन्होंने टिकट दिया, अगर एनडीए भाजपा ने नहीं दिया तो जेडीयू ने भी दिया। उनके साथ एक अच्छी चीज आती है, ऊपर से क्या है कि वो शेड्यूल कास्ट की सीटों पे भी वो जनरल सेगमेंट का वोट बैंक ले आते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी फहरिस्त आती है। उन खास सीटों पे कांग्रेस को आप देखेंगे तो ज्यादा डैमेज किया उन्होंने किया। आप एक सीट बताता हूं कि इन्होंने एक्सचेंज पे एक सीट पे पालीगंज लड़े थे। ये उस सीट पे पूरा सेगमेंट मैच ही नहीं होता था, फिर भी इन्होंने एससी वोट बैंक, जो माले का सीट था, क्योंकि माले एससी वोट बैंक में कंट्रोल रखती है, माले का वोट बैंक को तोड़ने के लिए वहां चिराग पासवान को सीट को लड़ाया गया। तो ये पूरे प्लानिंग से चुनाव लड़ रहे हैं ना। आपने वहां से अगर पालीगंज से उस सीट को हटा दिया जाता तो चुनाव अच्छा टक्कर का नहीं होता, या उसमें भले चुनाव हार गए, लेकिन पिछले बार के मार्जिन और इस बार के मार्जिन में, भैया पिछले बार 46,000 से आ रहे थे, इस बार 6,000 से आ रहे हैं। तो अंतराल जो है इनकी प्लानिंग में अच्छी है, खासकर पार्टी के साथ मिल जाते तो कॉम्बिनेशन अच्छा बना लेती है। और वीआईपी के साथ क्या है कि भीड़ के अलावा कैडर नहीं है, कैडर पे काम नहीं करेगी, सेक्शंस पे काम नहीं करेगी। उनके जो पुराने लोग हैं सब पार्टी से छोड़ के भाग गए, जिन्होंने पार्टी में पैसा लगाया, समय दिया, सब कुछ किया, सब भाग गए। जो कैंडिडेट्स आप आए, आप देखेंगे वो कैंडिडेट्स पुराने पार्टी में थे ही नहीं, वो नए अचानक से आ गए। तो ये बहुत बड़ा लूप होता है वीआईपी के लिए। सुनील सिंह साहब, कुंदन जी से जब बात होती थी लगातार चुनाव के दौरान इनसे संपर्क, क्योंकि बिहार में बहुत एक्टिव थे तो फीडबैक इनसे लेते थे, तो इन्होंने कहा था, एक चीज़ कही थी कुंदन जी, अगर आपको याद होगा तो, कि महागठबंधन ने अगर कैंडिडेट्स पर ठीक से काम किया, अच्छे कैंडिडेट्स दिए, तो फाइट में आ सकती है महागठबंधन, है ना। बहुत बार आपने ये बात कही है। सुनील सिंह साहब, जो कुंदन जी कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स को लेकर भी आप लोगों ने काम नहीं किया, बहुत जगह वीआईपी के टिकट पर आरजेडी के उम्मीदवार लड़े, कांग्रेस के टिकट पर आरजेडी के उम्मीदवार लड़े, ऐसा हुआ है। आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि भाई ईवीएम, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, तमाम चीज़ें, लेकिन आप लोगों के एंड से जहां लूपहोल रही उस पर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। सारिक जी, पहले इसको समझना होगा कि इसी बिहार की धरती पर चुनाव के क्रम में जब अपने क्षेत्र में चौथी बार के विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जाते हैं तो उनके क्षेत्र में 5 बार खदेड़ दिया जाते हैं। श्रवण कुमार जी को खदेड़ दिया जाता है, अनिल कुमार जी को खदेड़ दिया जाता है, मंगल पांडे जी को 4 बार खदेड़ दिया जाता है, और वो लोग पुनः जीत जाते हैं। सारी देखिए, अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार की नौजवानों की बात कर रहे थे। आपने बिहार को लगातार ठगने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मोतिहारी से शुरुआत किया था चुनाव का, लोकसभा चुनाव का। उन्होंने मोतिहारी चीनी मिल बंद था, उन्होंने कहा था कि हम इस बार चुनाव जीतेंगे तो जब भी मैं आऊंगा तो मोतिहारी का चीनी मिल से चीनी का चाय पीऊंगा। आज तक चीनी मिल सारिक जी नहीं खुला। उन्होंने कहा था कि बिहार के लिए 1,25,000 कर दूंगा, आज तक उन्होंने नहीं दिया। बिहार को स्पेशल राज का दर्जा दूंगा, आज तक श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल राज का दर्जा देने का नाम नहीं किया। उस राज्य में मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सादिक जी, आपको आश्चर्य होगा, इसलिए आश्चर्य हम लोगों को लग रहा है
कि 72 लाख नौजवान बीए एमबीए का डिग्री लेकर बिहार में रोजगार के लिए घूम रहे हैं। बिहार से पलायन जारी है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह आप बताएं कि बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार की विकास के लिए, बिहार में उद्योग लगाने के लिए, बिहार के नौजवानों को नौकरी देने के लिए, बिहार के पलायन के लिए आपने एक दिन भी 12 वर्षों में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर आपने रोडमैप बनाने का काम किया है और उस पर आपने काम किया। तो उस दिन का नाम आपके सिम पर बताने का प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं। प्रधानमंत्री मोदी जी 52 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मेरा सवाल दूसरा था, आप कुछ और बोल रहे हैं, फिर आप आरोप पे आ गए। सारिक जी देखिए, मैं इसलिए आरोप पर आया कि मोदी जी ने उस राज्य के लिए कुछ किया ही नहीं, फिर भी कैसे वोट मिल गया। आप बताइए कि चुनाव आयोग को आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। जो कुंदन जी तो नाम लेके विधानसभा का नाम लेकर सीट का नाम लेकर जिक्र कर रहे हैं। आप बताइए कि इस किस विधान में लिखा हुआ है कि जब चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा कर देती है और उस बीच में महिलाओं को बिहार की सरकार से नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया देने का काम करते हैं, तो ये सीधे वोट चोरी है। सीधे वोट चोरी करके चुनाव जीतने का मैं तो सीधे आपको आरोप लगा रहा हूं कि कैसे होगा, कैसे किया गया। तो हमने तो फैक्ट पढ़ा रहा हूं, हम कहीं भी गलत नहीं है। हमने हमारे साथी पटना से भी बता रहे थे कि हमने लगातार जमीन पर काम करने का काम किया है, लेकिन बिहार की जनता को ठगने का। मैं तो बताया कि एक भी उद्योग का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं बैठे हुए कि मोदी जी ने लगाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने। हमने तो फैक्ट पर बात किया, आपको पता है सारिक जी। चलिए एक लाइन में सारिक जी 1 मिनट में पूरा करता हूं कि बिहार की धरती पर आपका नेशनल एवरेज है 1 लाख पर 30 कॉलेज का और बिहार में आज तक 1 लाख पर 7 कॉलेज है। आप समझिए बिहार की कितनी गिरावट है। आप बात करते हैं कि विकास की बात में कहीं कुछ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं भारी उलटफेर का मामला है। जो हमने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विकास की बात करते हैं, तो विकास का नाम तो बताएंगे ना। हम तो विकास का गिनती गिनाएंगे तो आपको लंबा फहरिस्त गिनाएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया। चलिए एक बार दीनदयाल जी का कर लेते। दीनदयाल जी, आप जवाब देना चाह रहे थे राज छविराज जी का, और आप जाहिर तौर पर सुनील सिंह साहब का भी जवाब देना चाहेंगे। नहीं, देखिए इब्राहिम भाई, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है कि जिस दिन विजय सिन्हा जी को आरजेडी के गुंडों ने दौड़ाया और वहां पर जिस तरह का खेल हुआ, वह साबित हो गया। बिहार की जनता ने साबित कर दिया कि ये फिर लौटने वाला है। देखिए, जनता का कहीं, अगर जनता का कोई, जिस तरह से सुनील भाई ने कहा कि जनता वहां उद्वेलित थी, उन्होंने उन्हें खदेड़ने का काम किया। अरे जनता था ही नहीं भाई, जनता क्यों खदेड़ेगी? अगर जनता के पास तो बटन है, वहां वोट से खदेड़ेगी। तो उनको समझ में आ गया कि जनता को खदेड़ना नहीं था। इनके आरजेडी को गुंडों ने जिस तरह का तमाशा किया, मैं फिर भी बात कर रहा हूं। अरे सुनील भाई, आपको पूरा समय मिला और मुझे लग रहा है अगर कब मिलेगा तो मैं बोल दूंगा और पर 2 मिनट आपको दे दिया जाए। अरे राजछविराज जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। और दूसरी बात, आप समझने का प्रयास कीजिए, इन लोग के देखिए खुद के गिरेवान को झांक नहीं रहे हैं, है ना, और सामने पे आरोप लगा रहे हैं। आप एक चीज बताइए, अरे भाई एक चीज सुनिए ना, एक चीज बताइए, कितने आईआईएम खुले, कितने आईआईटी खुले बताइए तो आपने। बोलिए, इनको थोड़ा और समय दीजिए। बताइए ना भाई। अरे भाई, मेरे जनता ने बता दिया, जनता ने आपको औकात पे ला दिया। आप जो जनता ने आपके औकात पे ला दिया। अब आप फिर वही बात बताइए। सुनील जी, जनता ने कांग्रेस को औकात पे लाया। अब तो थोड़ा समझिए। और दूसरी बात इब्राहिम भाई, दूसरी बात, आज मान लिया जाए घाटशिला में हमें करारी हार मिली है, ठीक है, तो वहां ज्ञानेश जी नहीं काम कर रहे हैं, वहां पे चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोग का यही प्रोपगंडा है और यही कारण कि चूंकि मनन इनका नहीं है, काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना है। जनता सब समझती है। और कुल मिला के हम आपको एक और बात करना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी ये मिलकर जो वहां बिहार में जो तमाशा बनाया। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने बोला 10,000 रुपया भेजा गया चुनाव, यहां पे मैया योजना का नहीं गया क्या पैसा? चुनाव में नहीं गया, नहीं गया क्या? ये इनको पता है, सब पता है, जनता को सब पता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब आज हार हुई है
तब तो कम से कम थोड़ा मनन कर लो भाई, शायद जनता थोड़ा अगला बार, आज 5, 7, 10 सीट से है और 10-20 सीट दे देगी, लेकिन अगर ऐसा करोगे हारने के बाद जनता का फैसला को आप ज्ञानेश जी और इधर उधर जोड़ेंगे तो जनता भी क्या सोच रही होगी कि अरे हमने बटन दबाया है भाजपा को, हमने बटन दबाया एनडीए सरकार को, और आज कांग्रेस इस तरह का बोल रही है, तो कल क्या होगा? इनकी और गर्त में जाना है, चलिए तय है। चलिए एक बार आप कुंदन जी लौटते आएंगे आपके पास। राज छविराज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। राज जी, बड़ा दीनदयाल साहब को जिस तरीके से मैं सुन रहा था, उनका कहना है ईमानदारी और पवित्रता, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी के मन से टपक रहा है जैसे लग रहा है हिमालय और गंगोत्री से गंगा बह रही है। मतलब इतना विकास आप जोड़ा रहे हैं कि लग रहा है हम लोग बिहार नहीं कहीं अफलातून से आ रहे हैं क्या? रिजल्ट बता रहा है सर, हमको बता दीजिए ना। अरे सुनिए दीनदयाल साहब, मुद्दा है कि जब चुनाव आयोग इतना ही निष्पक्ष था तो क्यों नहीं झारखंड से एक भी अधिकारी लगाए गए? क्या दिक्कत थी आपको? अरे तू कहां से लगाएगा ये भी आप तय करेंगे। अरे सुनिए, चुनाव आयोग कहां से अधिकारी लगाएंगे? अरे क्या है कांग्रेस के लोग, चुनाव होता था उस दिन भी रिपोर्टिंग आ जाती थी क्या क्या बोल रहे हैं, और आज आपको बताने में शर्म आ रहा है और ईमानदारी का चोचला बतिया रहे हैं। गजब का बात कर रहे हैं भाई। रखता था आपने रख लिया है। बिहार आज की तो जनता कम से कम बौखलाइए नहीं भाई, और अपने वोट का हिसाब भी मांगेगी और आपको देना होगा। इसलिए रह गई बात, सिर्फ इतनी सी जवाब दे दे मेरे मालिक, मेरे हुजूर, मेरे आका, आप इतना सिर्फ बताएं कि किस तरीके से ये वोटिंग परसेंटेज, कितना वोट गिरा है। 5 घंटों के बाद चुनाव आयोग बता सकता था। आखिर 3 दिनों 6 दिनों तक रोकने की क्या आवश्यकता थी कि कहां 62%, कहां 64%, कहां महिलाओं की कितनी वोटें गिनी? क्यों आखिर इसको छिपा के झोली में क्यों रखा गया था? यही झोला उठा के चलना है, यही झोला है उस पीछे में जिसको उठा के चलने की बात माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। रह गई बात, देखिए जीत आपको मुबारकबाद, और जीत के लिए हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने साफ तौर पे ज्ञानेश जी को बधाई दी है। मैं भी एक बार बधाई देता हूं कि बिहार की जनता चेतना और बदलाव की धरती पर जीती है, और आपको विगत आने वाले 1 सप्ताह के भीतर यह पता चल जाएगा कि वोट कहां से आया था, जिन और जन्नात कहां से निकले थे। रह गई बात कि अब आपको देखना यह है कि अब 1 हफ्ते में अभी राष्ट्रपति शासन लगाइएगा, नीतीश जी को हटाइएगा। चेहरे पे चुनाव तो लड़े थे नीतीश जी के, और एक तरफ फेटा बांध के घूम रहे थे, और एक तरफ गृह मंत्री बोल रहे थे दरवाजा बंद है। तो अब किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, ये डिस्क्लोज कीजिए ना। बिहार की जनता को ये बताइए कि सुशासन का दम भरने वाली और सुशासन के नाम पे सत्ता पे आने के लिए जंगल राज का खौफ दिखलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाती है? यहाँ कौन सा खेल छिपा है? क्या वोटिंग परसेंटेज छिपाने वाला खेल छिपा है, या वही झोला छिपा है जिस झोले से जिन्नात फिर निकलने वाला? तो मुद्दा है, अपनी चीजों पे ध्यान दीजिए, दूसरों पे कमेंट करना। चलिए आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं इब्राहिम भाई। हताशा अच्छी बात है, हताशा होना चाहिए, लेकिन इतना हताशा और इतना निराश राजनीति में ठीक नहीं है कि कुछ भी बात हो तो कुछ भी बोलते रह जाना है। कभी ज्ञानेश कुमार के बारे में, कभी चुनाव आयोग के बारे में, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में। यहीं पे कांग्रेस डिफीट करती है, और ये सब बातें जनता देख रही है। चूंकि आपका जो नक्षत्र टीवी है ये झारखंड का सबसे बेहतर टीवी है, और आज अगर ये आप समझिए कि अगर 50 लाख जनता देख रही है तो आज कांग्रेस पे जनता भी बहुत शर्म महसूस करती होगी, और बहुत ही समझिए उन्हें तकलीफ हो रहा होगा कि अगर आज हारी है तो ऐसे प्रवक्ता लोग बोलेंगे टीवी में आके, जनता का जो फैसला है उसे आप उल्टा बोलेंगे। अच्छा एक बार सुन लेते हैं, जनता का फैसला है उसे सिरोधार्य है। चलिए कुंदन जी कुछ कर। मैं थोड़ा फैक्ट चेक कर देता हूँ। मैं सुनील भैया और छवि भैया से माफी मांगूंगा पहले कि हम मुझे भाजपा का प्रवक्ता नहीं समझे। अभी सर ने कहा कि मंगल पांडे जी को विधानसभा में 4 बार दौड़ाएगा। मंगल पांडे जी, विजय सिन्हा जी को, मंगल पांडे जी का नाम लिया आपने। उनका भी नाम। हाँ मैं बता रहा हूँ, 2 बार भी बोला, 4 बार बोला। मंगल पांडे जी पहली बात है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ ये घटना जो घटी थी वो पटना में घटी थी। पटना में उनके आवाज से 100 मीटर आगे कुछ लोगों ने काला झंडा दिखाकर उनको रोका था, फिर उनको दौड़ाया था। ठीक है, अब वो कौन लोग थे इस पे पुलिस पे एफआईआर हुआ था, एफआईआर कॉपी क्लियर की गई थी। दूसरा, सुनील सर ने कहा कि आरबीआई गाइडलाइंस के तौर पे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा जी ने भी कहा था
कि भाई इसका बाद जब उसको पत्रकार ने पूछा उनसे सवाल पे कि ये बताइए कि ये पैसा आरबीआई गाइडलाइंस के तौर पे बाद पे क्यों जाएगा, बिल्कुल सही बात पे गया, बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन इस पे क्या होता है कि मान लीजिए इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन एक दिन में जा नहीं पाता है, तो ट्रांजेक्शन का जब मैया समान योजना भी यहां जाती है तो एक ही दिन में नहीं जाती है, किस्तों पे जाती है, अलग अलग सेगमेंट्स अलग जाता है, तो उसके चलते गया था। जैसे पवन खेड़ा जी को सवाल ही पूछा था, पवन खेड़ा जी को एक पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने जवाब भी दिया था। तीसरा ये जो बात कह रहे साहब, आप एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हैं कुंदन साहब, एक और एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि यहाँ एक निजी होटल में आके अमित शाह जी बैठे हुए थे और तमाम जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे, लिफ्ट के कैमरे, इन चीजों को जो उन्होंने ढका हुआ था और यहाँ के आईएसओ के साथ जो मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग में क्या हो रहा था, ये भी जरा बता दे कुंदन भाई। सर देखिए, पहले मैंने कहा था कि अभी मैं बोलूंगा तो ये लोग बोलेंगे कि मैं प्रवक्ता का रोल, लेकिन मैं फैक्ट चेक करा रहा था जो बात, क्योंकि आप पता कर लीजिए मंगल पांडे जी पहली बार लड़ रहे हैं, इससे पहले एमएलसी और हेल्थ मिनिस्टर थे, इसके बाद आप ही के प्रदेश के, मैं रहने वाला झारखंड का हूं लेकिन जानता हूं बिहार का, आप अगर बोलिएगा तो उद्योग भी गिना दूंगा मैं। बात जहां तक फैक्ट्री वाली कैमरा, तो उनका वीडियो मैंने पवन खेड़ा जी का देखा था जिसमें लिफ्ट का कैमरा बंद था। अब कौन मीटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सर मैं पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे यहां बैठा हूं, जिसके सेगमेंट्स में चीजें बता रहा हूं। मैंने पहले यह भी बोला है, आप हो सकते हैं उस डिबेट पे नहीं होंगे, जहां पे मेरी एक भाजपा प्रवक्ता सलाह हुई थी कि झारखंड में जो सरकार बनेगी वो जेएमएम की बनेगी, ये 3 महीने से कह रहा था। इब्राहिम भाई से पूछ लीजिए, क्या इब्राहिम भाई मैं गलत बोल रहा हूं? तो अब क्या करूं, जब जिसकी सरकार बनेगी, जो पॉइंट उठाना होगा बोलना का बोल दे रहा हूं मैं। आपने जो बात कही जो परसेंटेज वाली, उसमें ही बता देता हूं सर, सिर्फ पवन खेड़ा जी ने बात उठाई, बाकी मैक्सिमम न्यूज चैनल्स ने परसेंटेज क्लियर किया था, ईसी के वेबसाइट में भी क्लियर हुआ था, सब लोगों ने वहां से उठाया भी था सर परसेंटेज। ये देरी हुआ था 6 घंटे, जो मैं आपकी बात से सहमत हूं, 3 दिनों के बाद नहीं हुआ था। आप इलेक्शन के कंपनी वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ, जो मैं आपकी बात से सहमत हूं, कि पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया गया कि कितना परसेंटेज हुआ है, महिला कितना, पुरुष कितना, वेबसाइट में अपलोड हो गया था, मीडिया हाउसेस ने वहां से उठा लिया था और उठा के मीडिया हाउसेस ने ब्रॉडकास्ट उसको किया था। ये 3 फैक्ट्स थे। मेरा किसी भी पार्टी से कोई देना देना नहीं है, और अमित शाह किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी किसके साथ कर रहे हैं, मेरा इससे कोई देना देना नहीं है, माफी चाहूंगा। चलिए दीनदयाल जी, लगातार जो मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी में हम डिबेट में भी आपके साथ बैठे थे चुनाव के दौरान, तो कहा था कि भाई ये बता रही है, आरजेडी बता रही है कि भाई आरजेडी सत्ता में आएगी तो किस तरह से नौकरी देगी, रोजगार देगी, ठीक है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी कि बजट कहाँ से आएगा। जेडीयू अपने किए हुए कामों को उल्लेख कर रही है। आप लोगों की स्ट्रैटेजी में था कि जंगल राज की याद दिलाना, और जो कुंदन जी कह रहे हैं कि 60 से ऊपर के जो लोग हैं वो इससे कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन युवा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। युवा किस तरह से कनेक्ट किए आप लोगों से, प्रवासी मजदूर किस तरह से कनेक्ट किए, वो जरा समझ से परे है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रचंड बहुमत बिना उस सेगमेंट को टच किए नहीं हो सकता। देखिए, महिलाएं, जहाँ तक महिलाएं की बात है, महिलाओं का सम्मान जिस तरह से एनडीए सरकार ने किया, चाहे वो नीतीश जी रहे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, लगातार, तो महिलाएं का वोट निश्चित तौर पे हमारे पास गिरना तय था। अब आप बोल रहे हैं युवाओं का, देखिए एक उत्साह होता है, युवाओं को लगता है कि भाई जहां जिस तरफ राष्ट्रीय पार्टी है, और जब दोनों डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी किसी भी प्रदेश का विकास तय है, चूंकि समन्वय बनता है और समन्वय के साथ ये बातें आगे बढ़ती है। तो युवाओं का पूरा विश्वास मोदी जी के साथ रहा, पूरी तरह से उन्होंने मोदी जी के बातों में उनको विश्वास झलका, और मोदी जी के साथ नीतीश जी जब भी बातें हुई तो नीतीश जी ने उन्हें मोदी जी और केंद्र सरकार के साथ नीतीश जी समन्वय बना के और बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह कई चीज़ें अगर आप देखेंगे तो एक साथ काम किया है, और युवाओं को लगा कि भाई देखिए इतनी बड़ी बात, देखिए उन्होंने कह दिया हर घर को एक रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो जितने युवा हैं वो तो सब पढ़े लिखे हैं, और सब डेटा देखे वो बोले कि ये सब सिर्फ गपबाजी है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप घोषणा ऐसा कर दीजिए, ठीक है, कि सामने वाले को लोक लुभावन लगे, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे हर समय उसको एनालिसिस करते हैं और उनको लगा कि ये सिर्फ गपबाजी है, देना लेना कुछ नहीं है। और घर के जितने अम्मा, दादी, दादा, मामा, मौसा, वो सारे युवाओं को बताए कि 20 साल पहले ये जंगल राज लाया था इनके परिवार ने, और इसलिए इनके साथ मत जाना, बाकी जिसके साथ जाना
चलिए। कोई ऑप्शन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू चूंकि आगे बढ़ के युवाओं महिलाओं का को सम्मान की आगे बढ़ गया। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि यह गवर्नमेंट सरकार आगे बिहार के तरक्की पे, युवाओं के तरक्की पे, महिलाओं और किसानों के तरक्की पे जैसे पिछले 20 साल से काम कर रही है, आगे काम करती है। राजछविराज जी क्या कर रही है अभी बता जवाब दीजिएगा, संक्षेप में, थोड़ा समय की कमी है, बोलिए। बस 2 मिनट में दीनदयाल साहब से पूछ लेना चाहते हैं कि 20 सालों से सत्ता है डबल इंजन की, और आप सिर्फ ये बता दें कि एक बच्चा ग्रेजुएशन कितने साल में करता है? नहीं, आप खाली बता दीजिए कि आप 20 साल पहले उनके साथ थे या नहीं थे। नहीं, आप बताइए कि 20 साल पहले आप जंगल राज के साथ थे, आप जंगल राज के साथ थे या नहीं थे? आप सबसे पहले सवाल मीडिया को जवाब दीजिए कि क्या आप जंगल राज के साथ थे? और जंगल राज के साथ अगर 20 साल रहे तो जनता क्या आप पर बिलीव कर लेगी? क्यों करेगी? क्यों करेगी? अतीत आपका खराब है। जिसका अतीत खराब होता है वो कहीं का नहीं रहता है। आपका अतीत खराब है, आपका अतीत खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का अतीत खराब है, आरजेडी का अतीत खराब रहा, उसी का हार है। अच्छा, रवि जी क्या कह रहे हैं? राज जी बोलिए। हम साफ तौर पे तो पूछ रहे हैं, 20 सालों में 19 साल में लड़का ग्रेजुएशन करता है, 14 यूनिवर्सिटी के अलावे बहुत तरह का प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एक बच्चे को 23 साल 24 साल ग्रेजुएशन करने में लग जा रहा है। नतीजा है कि वो पलायन के लिए विवश है, नौकरी रोजगार और इसके लिए व्यवस्था उसकी है और रोजगार है नहीं, व्यापार आप दे नहीं सकते हैं। उद्यमी योजना के तहत आप 2 लाख 4 लाख रुपए लोगों को मदद करके पकौड़ा और रील की फैक्ट्री खुलवाना चाह रहे हैं और वो युवा की बात बस यहीं पे यही सब चलिए, यही तो है कि ये तमाम चीजें हैं, तमाम आरोप तब भी थे, तमाम आरोप तब भी है, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि उन आरोपों से भाजपा का एनालिसिस कर सकती है, अपने आप को एनालिसिस। चलिए दीनदयाल जी बहुत शुक्रिया आपका, कुंदन जी बहुत शुक्रिया आपका, राजछविराज जी बेहद शुक्रिया, सुनील सिंह साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को दिया है। तो बिहार में फिर से नीतीश सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से वापस आ गई नीतीश सरकार।